गूगल पे आप सब सर्च करिएगा कि इस वक्त वॉरेन बफे कितने कैश के साथ बैठे हुए हैं। आप सिंपली गूगल पे लिख लीजिए वॉरेन बफे सिटिंग विद हाउ मच कैश। आप सब बिल्कुल हैरान होने वाले हैं। आपको पता है कितनी फिगर सामने आने वाली है? कैश की बात कर रहा हूं, जो इस वक्त उनके पास पड़ा हुआ है उनके बैंक अकाउंट में, वो कहीं पर भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। फिगर आपके सामने आएगी 138 बिलियन डॉलर अप्रॉक्सीमेटली। अब 1 बिलियन कितना होता है इंडियन करेंसी के हिसाब से? 7,500 करोड़। अगर आप इसे 138 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली आपके सामने फिगर आएगी 10,35,000 करोड़। अब करोड़ की बात करिए तो 7 जीरो लगेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। 10,35,000 करोड़ रुपया वॉरेन बफे लेकर बैठे हुए हैं। वो पागल हैं क्या कि इतने सारे कैश को लेकर बैठे हुए हैं? क्या करेंगे वो इस कैश का? कहां पर लगाना है उन्हें? बड़ा सवाल है। आज का टॉपिक क्या है कि क्या स्टॉक मार्केट क्रैश करने वाली है? वेल, अब जो आज का टॉपिक है ना बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बिकॉज आप लोग क्या देख रहे हो, हम लोग एक ऐसे बुल रन को एक्सपीरियंस कर रहे हैं जो किसी ने भी एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। किया होता तो बहुत सारा पैसा लोग डाल देते। इनफैक्ट यहां पर आप देखिए, सिर्फ 1 साल पहले, अगर मैं निफ्टी 50 इंडेक्स की बात कर रहा हूं तो 1 साल पहले जो 11,300 के आसपास निफ्टी चल रहा था, वो इस वक्त 17,300 के ऊपर है। अब 11,300 से 17,000 पे पहुंचना, 6,000 पॉइंट की जंप 1 साल में पहले कभी नहीं हुआ। दिस इज फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ निफ्टी 50। तो ये हो क्या रहा है? ये निफ्टी इस तरीके से भाग क्यों रहा है? और अगर इतना ऊपर जा चुका है तो अब आने वाले टाइम में क्या होने वाला है? क्या यहां से निफ्टी क्रैश करेगा? आप देख रहे हैं जब से कोरोना वायरस की रिकवरी हुई है मार्केट में, लॉकडाउन ओपन होना शुरू हो गया, तो लॉकडाउन के बाद रिकवरी स्टॉक मार्केट की अनएक्सपेक्टेड हुई है। किसी ने नहीं सोचा था कि इतनी जल्दी स्टॉक मार्केट रिकवर कर जाएगी। बट अब आपको क्या लग रहा होगा कि सर ये इसलिए है क्योंकि जब लॉकडाउन हुआ लोग घर पर थे। क्योंकि लोग घर पर थे, उनके पास ज़्यादा कुछ करने के लिए था नहीं, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अब नए नए निवेशक बने हैं, इन्वेस्टर बने हैं, और वो स्टॉक मार्केट में पैसा लगा रहे हैं, अपने डीमेट अकाउंट्स खोल रहे हैं। और क्योंकि वो पैसा लगा रहे हैं लगातार, तो रिटेल कैटेगरी में बहुत ज़्यादा लोग बड़े हैं, लोगों ने स्टॉक मार्केट में पैसा डाला है, इसलिए स्टॉक मार्केट में ऑलमोस्ट सारी कंपनीज में आप देखेंगे ट्रेमेंडस ग्रोथ आई है। तो पैसा लोगों का लग रहा है, इसलिए शेयर्स के प्राइस ऊपर भाग रहे हैं, और हमारी चाहे इंडेक्स की वैल्यू लें, आप निफ्टी लें, चाहे सेंसेक्स लें, सब ऊपर भाग रहा है। अब ये आपका एक वैलिड रीजन हो सकता है, एक वैलिड रीजन हो सकता है। मेरा दूसरा पॉइंट यहां पर आ जाएगा कि अच्छा ये तो हुए इन्वेस्टर्स, रिटेलर्स। आप कहते हैं इसमें स्टूडेंट्स हैं, इसमें नए लोग हैं, तो ये कितना पैसा डालते होंगे? आप कहेंगे सर कोई 10,000 डालेगा, कोई 20 डालेगा, कोई 50 डालेगा, कोई लाख रुपए डालेगा, 5 लाख, 10 लाख, 1 करोड़। यहाँ पे 100 करोड़ वाले लोग तो है नहीं जो रिटेलर्स की कैटेगरी में आ रहे हैं। तो अगर एक बड़ा अमाउंट एक इंसान इन्वेस्ट कर रहा है तो वो सिर्फ रिटेलर की कैटेगरी में नहीं रहता, वो नेक्स्ट कैटेगरी में आ जाता है HNI की कैटेगरी में, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स। अब ये वो लोग हैं, यहाँ पे मान लीजिए 1,000 लोग मिलकर जितना पैसा डाल रहे हैं, उतना यहाँ पे एक ही इंसान जिसकी नेटवर्थ बहुत ज़्यादा है वो स्टॉक मार्केट में पैसा डाल रहा है। तो ठीक है, आपको ये भी समझ आ रहा है कि रिटेलर्स ने भी पैसा डाला, यहाँ पे हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स ने भी पैसा डाला, बट क्या इनसे भी ऊपर कुछ है? ऐसा बोलते हैं ना, हर किसी का बाप पैदा होता है। तो ठीक है, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जो 100 करोड़ 500 करोड़ रुपए लगा रहे हैं स्टॉक मार्केट के अंदर। बट इससे ऊपर आ जाते हैं DII, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। अब ये जब पैसा डालते हैं, ये कई हजार करोड़ों में पैसा डालते हैं। एग्जाम्पल, अब LIC की अगर मैं बात करूं तो LIC DII की कैटेगरी में आती है। आप सब पॉलिसी कराते हो, पैसा देते हो LIC को, वो पैसा कहां डालती है? स्टॉक मार्केट में। स्टॉक मार्केट में अगर LIC पैसा डाल रही है तो शेयर्स के प्राइस और ऊपर चले गए। अब इनके साथ साथ कोई और भी बड़ा प्लेयर है जो स्टॉक मार्केट में पैसा डालता है, FII, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। अब हुआ क्या है, अगर आप लॉकडाउन की बात करो, जब क्राइसिस की सिचुएशन आई, हर कंट्री ने, US की बात कर लो, ट्रिलियंस में डॉलर छाप दिए। तो इतना ज्यादा कैश प्रिंट हुआ है, इतना ज्यादा मार्केट में पैसा आया है। अब लोगों के पास जब पैसा आया तो लोग उसे क्या करते हैं? इन्वेस्ट करते हैं। इन्वेस्ट करके जब बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस के पास पैसा आएगा, अब अगर उनको अपनी कंट्री में उतनी ग्रोथ नहीं दिख रही,
अब आप इंडिया में पैसा रखते हो अपने बैंक अकाउंट में, आप सबको पता है 3%, 4%, 5%, 6% का आपको सेविंग अकाउंट में इंटरेस्ट मिल रहा है। बट यूएस में अगर आपका अकाउंट होता तो आपको ये इंटरेस्ट रेट नहीं मिलता। स्विट्जरलैंड में होता तो आपको तो बिल्कुल भी नहीं मिलता, वहाँ पे तो जीरो, इनफैक्ट माइनस में भी आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। तो अब अगर आप फॉरेन में होते या आपके पास बहुत बड़ी इंस्टीट्यूशन होता है, इसके पास हज़ारों करोड़ रुपए है, तो उन्हें ऐसी इमर्जिंग इकोनॉमीज में पैसा लगाना होता है जैसे कि इंडिया, जहां पे ग्रोथ बहुत अच्छी मिले। तो इन्होंने भी, अगर आप इनका ट्रेंड देखेंगे, पिछले कुछ सालों में बहुत ज़बरदस्त इन्वेस्टमेंट करी है इंडिया के अंदर, और इसीलिए हमारी स्टॉक मार्केट ऊपर भाग रही है। अब मैंने आपको चारों रीजंस बता दिए कि यहाँ पे रिटेलर्स पैसा डाल रहे हैं, HNI पैसा डाल रहे हैं, DII पैसा डाल रहे हैं, FII पैसा डाल रहे हैं, बट कभी तो लोग प्रॉफिट बुक करेंगे। दैट्स द थिंग। अब प्रॉफिट देखो, ऐसा नहीं है कभी तो बुक होगा, ऐसा नहीं होता कि एक ही बार में प्रॉफिट बुक हो गया। अब इसका मतलब क्या होता है कि जब FII अपना पैसा बाहर निकालते हैं, तब DII एंट्री कर देते हैं, वो पैसा डाल देते हैं। तो यहाँ पे चलता रहता है, पैसा रोज स्टॉक मार्केट से निकलता है, रोज स्टॉक मार्केट में पैसा डल रहा है, बट इनफैक्ट पैसा डल ज़्यादा रहा है क्योंकि और ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज अब लोगों के पास नहीं है। बैंक्स ने जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको मिलता है वो कम कर दिया, और क्योंकि आपको बैंक में पड़े हुए पैसे पे कोई इंटरेस्ट नहीं मिल रहा और इन्फ्लेशन आ रहा है, लोग स्टॉक मार्केट की तरफ इंक्लाइंड एंड एवरीबडी इज इंक्लाइंड। बट क्या ये बबल है? अ बिग क्वेश्चन। सो आज मैं आपको कुछ ऐसे इंडिकेटर्स के थ्रू समझाने की कोशिश करूंगा कि आपको कंप्लीट पिक्चर सामने आ जाए कि क्या स्टॉक मार्केट इस वक्त बबल है, क्या ये फटने वाला है, गिरेगा तो कितना गिरेगा, अगर पैसा डूबा, और पहले ऐसा हुआ है क्या कि जब स्टॉक मार्केट डूबी थी 2008 में जब क्रैश आया था, तो वो क्रैश किन फैक्टर्स, किन इंडिकेटर्स के ऊपर आया था, यू आर गोइंग टू जस्ट लर्न दैट। इसके साथ साथ मैं आपको एक और इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं। हमने पहले फिनिटी की भी बात करी हुई है। फिनिटी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आप पैसिव म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हो। अब वो आपको अर्ली एक्सेस वेट लिस्ट में आने का मौका दे रहे हैं अपने फिनिटी ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म पे। अब इसका फायदा क्या होगा कि आप अगर डीमेट अकाउंट खुलवाते हैं फिनिटी पे, तो आपको कोई चार्जेस नहीं लगेंगे। दूसरी चीज, कोई आपको AMC नहीं चार्ज करी जाएगी पूरे साल के लिए, और तीसरी चीज, आपको 3 महीने की ब्रोकरेज फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी, आपको कोई ब्रोकरेज नहीं लगेगी। तो अगर आप उनकी अर्ली एक्सेस वेट लिस्ट का पार्ट बनना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में मैंने लिंक डाल दिया है, तो उस पर जाके आप अपनी सिंपली डिटेल्स डाल सकते हैं। एंड आप अगर अर्ली एक्सेस वेट लिस्ट में आ गए, तभी आप यहां पर ये फीचर्स का फायदा उठा पाएंगे कि AMC नहीं है, चार्जेस नहीं है अकाउंट ओपनिंग के, और तीसरी चीज मैंने आपको बताई कि ब्रोकरेज नहीं है 3 महीने के लिए। सो डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है, और हम सीधा बढ़ते हैं इंडिकेटर्स की तरफ। अब हम जब इंडिकेटर्स की बात कर रहे हैं, तो नंबर 1 इंडिकेटर है वॉरेन बफे इंडिकेटर। अब वॉरेन बफे इंडिकेटर क्या होता है, ये क्या कहता है? वॉरेन बफे इंडिकेटर बड़ा सिंपल सा एक इंडिकेटर है जो आपको बता देता है कि स्टॉक मार्केट ओवर वैल्यूड है या नहीं है। अब ये इंडिकेटर इंडिया में काम करता है नहीं करता है, इस पे आर्ग्यूमेंट्स बहुत ज़्यादा हैं, बट फिर भी मैं आपको समझाऊंगा कि होता क्या है, ये चलता कैसे है। इसका मतलब ये है कि मार्केट कैप जो भी है, पूरे अगर हम बात करें स्टॉक मार्केट की, जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है, उसे हम कंपेयर करते हैं GDP से, हमारे इंडिया की GDP से। तो अगर स्टॉक मार्केट की मार्केट कैप 75% से ऊपर बढ़ जाती है, मतलब अगर हम बात कर रहे हैं कि जो मार्केट कैप है वो GDP का 75% से ऊपर हो गया, तो मार्केट ओवर वैल्यूड की कैटेगरी में आ जाती है। अगर हम अभी 2021 का लेटेस्ट डेटा देखें, तो मार्केट 104% पे है, और जब 2008 का क्रैश आया था तो मार्केट 103% पे थी। तो अगर आप 2008 से कंपेयर करेंगे, तो आपको भी दिख रहा है कि मार्केट वॉरेन बफे इंडिकेटर के हिसाब से अभी ओवर प्राइज्ड जोन में है। तो यहां पे एक रेशियो आपने समझा, एक चीज आपको समझ आई, एक इंडिकेटर के बारे में समझ आया। दूसरा इंडिकेटर यहां पे आपको चीजों को और सिंप्लीफाई कर देगा और आपकी समझ और ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। निफ्टी 50 का भी एक PE रेशियो होता है। हमने जब फंडामेंटल एनालिसिस करना सीखा था, मैं लिंक दे देता हूं फंडामेंटल एनालिसिस के लिए आई बटन पे, अगर आप फंडामेंटल एनालिसिस को डिटेल में सीखना चाहते हैं। तो जब कंपनीज के हम PE रेशियो निकालते हैं, तो उसी तरीके से निफ्टी का भी PE रेशियो निकल जाता है। PE रेशियो का मतलब क्या होता है? बड़ा सिंपल है, प्राइस अपॉन अर्निंग। अब इसे अगर आप समझें, कंपनी का एक शेयर है 100 रुपए का, और उस कंपनी की जो अर्निंग है, मान लेते हैं पर शेयर, अर्निंग पर शेयर वो 10 रुपए है, तो PE आ गया 10 का। इसका मतलब है कि अगर शेयर 100 रुपए का था और अर्निंग पर शेयर 10 का है, तो यहां पे आपका 10 का PE आ गया।
अब अगर हम निफ्टी 50 के पी की बात करते हैं, निफ्टी 50 की एक कंपनी की बात कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको समझाऊं निफ्टी 50 क्या है, आपको समझ आता है कि 50 कंपनियां जो इंडिया की आपकी एनएसई के ऊपर लिस्टेड हैं, उनका एक इंडेक्स बना दिया है जिससे आपको पता लगता है कि मार्केट ऊपर जा रही है नीचे जा रही है। तो एग्जांपल के लिए निफ्टी 50 की एक कंपनी रिलायंस की हम बात करते हैं। अगर आप इस वक्त रिलायंस का प्राइस देखोगे अपॉन उसकी अर्निंग पर शेयर आ जाएगी, तो आपको दिखेगा जो यहाँ पे रिलायंस का जो पीई है वो 30 से ऊपर का है। अब एक कंपनी का 30 से ऊपर का अगर उसका पीई जा रहा है तो हम यहां पर बहुत सारे फैक्टर्स ले आते हैं कि भैया उसका सेक्टर क्या है। ऐसे तो पिडिलाइट का पीई बहुत ज़्यादा है, हम आईटीसी का पीई की बात करेंगे तो वो अभी कम है, इंट्रिंसिक वैल्यू से नीचे शेयर मिल रहा है। सो यहाँ पे हम कंपनीज को तो कंपेयर करते हैं, बट हम जब निफ्टी 50 की बात कर रहे हैं तो हम एवरेज देखते हैं। अब यहाँ पे एवरेज क्या देख रहे हैं, एवरेज ये है कि जो निफ्टी का जो पीई चलता है वो तकरीबन 20 रुपए के आसपास चलता है, बट जब वो 25 से 30 की कैटेगरी में आ जाता है तो वो एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव की कैटेगरी में आ जाता है। 20 से 25 वो एक्सपेंसिव है, 15 से 20 एवरेज है, 12 से 15 इनएक्सपेंसिव है, और अगर वो 12 से नीचे आ जाता है तो बहुत रेयर सिनेरियो में होता है, पिछले 21 सालों में तो हुआ नहीं है, तो ये तो बहुत ही चीप है। अब इसका मतलब क्या है कि अगर आपको निफ्टी दिख रहा है, हम बिलो 12 की बात नहीं करते, जाता ही नहीं है, 12 से 15 की बात करें इनएक्सपेंसिव है, आपको खरीदना चाहिए और ग्रीडीली खरीदना चाहिए। आपको यहाँ पे निफ्टी 50 के अंदर और जो उन कंपनीज के अंदर स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हैं उनमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, क्योंकि इस वक्त आपको इनएक्सपेंसिव रेट पे चीज़ें मिल रही हैं, स्टॉक के प्राइस मिल रहे हैं। अगर आप 15 से 20 कंपेयर कर रहे हो तो एवरेज है, आप अभी भी खरीद सकते हो, अच्छी कंपनीज में अभी भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो और आप होल्ड कर सकते हो जो आपकी एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट्स हैं। जब यहाँ पे पी निफ्टी का 20 से 25 के बीच में आ जाता है तो आइडियली आपको प्रॉफिट्स बुक करना शुरू कर देना चाहिए और अपना पैसा डेट में या कैश में कन्वर्ट करना शुरू कर देना चाहिए। और 25 से 30 पे तो इट इज़ अ टाइम टू बुक प्रॉफिट्स एंड फिर वेट करो कि मार्केट दोबारा से जब उसका पीई कम आए तो हम री एंटर करें। तो ये आपको एक मैंने एवरेज समरी तो बताई है, बट अब अगर आप यहाँ पर देखना चाहते हैं 1999 से लेकर अभी तक हमारा पी रेशियो निफ्टी का किस तरीके से रहा है, तो आप टोटल देख सकते हो। यहाँ पे ऑलरेडी जो रेड के अंदर है वो एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव है, हमने बताया 25 से ऊपर एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव, 20 से 25 आपको समझ आ रहा है कि मार्केट एक एक्सपेंसिव जोन में है। यहाँ पे एवरेज आ गई 15 से 20 में फेयरली प्राइस्ड, और येलो तो बड़ा चीप है। तो येलो कब आया था, ये येलो तब आया था जब 2008 में क्रैश आया था उसके बाद, बट अभी जो हमारा कोरोना वायरस के टाइम पे जो क्रैश हुआ था तो उससे मार्केट बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं हुई, एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव से वो एक्सपेंसिव पे रही है। तो यहाँ पर आप देखिए 2018 से अगर कोई इंसान सिर्फ यही देख रहा होता, अब यहाँ पे एक दूसरी चीज़ भी दिखाता हूँ, एक दूसरे परसेप्शन पे आ जाते हैं लोग। 2017-18 से वेट कर रहे हैं, ऑलमोस्ट 17-18 से वेट कर रहे हैं कि मार्केट अब एक्सपेंसिव हो गई है, अब एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव हो गई है, अब टूटेगा, अब क्रैश होगा, अब टूटेगा, अब क्रैश होगा। तो उन्होंने कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस कर दी, क्योंकि 2017 से 2021 तक मार्केट ऊपर ही बढ़ती जा रही है। तो ये लोग सिर्फ देख रहे हैं, अरे कब टूटेगी, कब टूटेगी, कब टूटेगी, और मार्केट ने एक अनएक्सपेक्टेड बुल रन दिया। अब ये अभी तक अगर आप देखोगे 1999 से अभी तक ऐसा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि इससे पहले जब 2008 में मार्केट का जो पीई था वो ऑलमोस्ट 28 के आसपास था, तब मार्केट क्रैश कर गई थी। बट अब यहाँ पे अगर हम पीई की बात कर रहे हैं तो पीई तो भैया 40 से ऊपर भी गया। अभी अगर मैं पिछले कुछ महीनों की बात करूं तो 40 से ऊपर पीई था, बट फिर भी मार्केट क्रैश नहीं करी। अब वो क्यों नहीं करी, तो यहाँ पे एक बड़ा अच्छा आर्गुमेंट आता है कि भैया आप बात करते हो पीई की, तो ये प्राइस अपॉन अर्निंग है। अब क्योंकि कोरोना वायरस की सिचुएशन जो आई थी ये अनएक्सपेक्टेड थी, एक ऐसा इवेंट था जिसमें कंपनीज की अर्निंग्स इफेक्ट हुई हैं, बट लोगों को ये नहीं लगा कि कंपनी डूब जाएगी। पैसा कुछ टाइम के लिए कंपनीज के पास कम आ रहा है, दोबारा से आना शुरू हो जाएगा। तो स्टॉक मार्केट में जब एक बार स्टॉक लिस्ट हो जाता है तो लोग डिसाइड करते हैं कि डिमांड और सप्लाई कैसी है। तो यहां पे लोगों ने एक परसेप्शन रखा कि फ्यूचर अच्छा होगा, और इस वजह से ऐसा नहीं हुआ कि मार्केट दोबारा से क्रैश करी। अर्निंग कम आ रही है, अर्निंग दोबारा से स्टेबल हो गई। तो जहां पे 40 का हमारा निफ्टी पी चला गया था वो उससे कम होकर 27-28 पे दोबारा आ गया, क्योंकि अर्निंग्स दोबारा से रिकवर हो गई। अर्निंग रिकवर हो गई तो यहाँ पे डिनोमिनेटर अगर चेंज हो जाएगा
तो ओवरऑल वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो इस वक्त 40 से दोबारा से 27-28 पे मार्केट आ गई है। 40 पे जाना वॉज लाइक एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव, बट फिर भी लोगों को जो परसेप्शन है वो ये है कि फ्यूचर इज ब्राइट। और हम शेयर मार्केट में जब इन्वेस्ट करते हैं तो हम कंपनीज का फ्यूचर देख के इन्वेस्ट करते हैं कि फ्यूचर कैसा होगा, राइट। अब हम आगे बढ़ते हैं, लेट्स टॉक अबाउट अनदर इंडिकेटर। यहां पर हम प्राइस टू बुक वैल्यू भी ले लेते हैं। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब इसका मतलब क्या है जरा समझते हैं। मैं पहले आपको बुक वैल्यू समझा देता हूं कि कैसे निकलती है। मान लेते हैं कंपनी है, एबीसी कंपनी है, उसके पास जी 10 करोड़ की फैक्ट्री है जिसके अंदर मशीनें वगैरह सब हैं। तो उस फैक्ट्री की और उसकी जितनी भी हमारे पास एसेट्स आ गए उसकी वैल्यू हमने 10 करोड़ रुपए मान ली, और उस कंपनी के ऊपर 2 करोड़ का कर्जा है। तो हमने एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज कर दिया है, तो हमारे पास 8 करोड़ रुपए आ गया, जो कि हो गई इसकी बुक वैल्यू। अब हम बात करते हैं कि कंपनी के शेयर्स भी है मार्केट में, और कंपनी का जो मार्केट कैप है वो है 16 करोड़। तो 16 को हम डिवाइड कर देंगे 8 से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा प्राइस टू बुक वैल्यू, जो कि आ गया 2 का। अब अगर हम निफ्टी की बात करें तो निफ्टी का जो एवरेज है वो 3.5 के आसपास है। 3.5 के आसपास निफ्टी का जो प्राइस है टू बुक वैल्यू रहता है। बट अगर हम यहाँ पर देखें, एक ग्राफ मैं आपको दिखा रहा हूँ, 2008 में जब मार्केट क्रैश आया था तो बुक वैल्यू 6.5 के आसपास चली गई थी। मतलब लोग क्रेजी हो गए थे। देखो बुक वैल्यू का मतलब क्या कि अगर मान लेते हैं वर्स्ट केस सिनेरियो में कंपनी डूब गई तो आपको क्या मिलेगा, उसके जो एसेट्स है अगर मार्केट में हम निकालेंगे भी तो आपके हाथ में आएगा क्या। अगर उसके पास एसेट्स है ही नहीं, आप बुक वैल्यू उसकी कुछ है नहीं और आप पैसा देने के लिए रेडी हो, तो आप समझो यहाँ पे 6.5 वाज एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव। और उसके बाद मार्केट क्रैश आया, आप देख सकते हो 2008 में। अब यहाँ पर अगर हम बात करें अभी हम करंट मार्केट की, तो क्या चल रहा है कि जो बुक वैल्यू है वो 4 से ऊपर है, और 4 से ऊपर एक्सपेंसिव की कैटेगरी में आता है। तो मतलब ग्रेटर देन 4 इज एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव। इसका मतलब क्या है कि इन्वेस्टर शुड बुक प्रॉफिट आइडियल सिचुएशन में। इसके साथ साथ अगर आप फेयरली प्राइस की बात करो तो 2.75 से लेकर 3.5 तक, तो मैंने आपको बताया आइडली 3-3.5 तक तो निफ्टी 50 का आपका प्राइस टू बुक वैल्यू रहेगा, और लेस देन 2 है, खरीदो जितना खरीद सकते हो। अब यहाँ पे मैंने आपके साथ 3 इंडिकेटर शेयर करें हैं, मैं आपको तीनों के बारे में बता देता हूँ। अभी हमने सबसे पहले बात करी थी वॉरेन बफे इंडिकेटर की। तो वॉरेन बफे इंडिकेटर का मतलब क्या था, मैंने आपको बताया कि वॉरेन बफे कहते हैं कि भैया आप ये देख लो कि मार्केट कैप क्या है और उसे आप कंपेयर कर लो जीडीपी से। तो अगर वो 75% से ऊपर है आपकी मार्केट कैप आपकी जीडीपी का, तो ये एक डर की बात है। बट मैं आपको बताऊं, आप जब इंडिया की 104 की बात कर रहे हो, गूगल करना और नीचे कमेंट करना कि यूएस का मार्केट कैप यूएस की जीडीपी का कितना % है, आपकी आंखें खुल जाएंगी। मैं नहीं बताऊंगा, आपको नीचे कमेंट करना है, क्योंकि कुछ तो होमवर्क देना चाहिए आपको, आप भी रिसर्च करो। दूसरी चीज हमने बात करी थी निफ्टी 50 के पीई की। हमने बात करी कि जब पीई 25 से ऊपर होता है तो वो एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव की कैटेगरी में होता है, जो कि अभी है। और तीसरी हमने बात करी, और इसकी इंफॉर्मेशन अब आपको कहां से मिलेगी भैया, सिंपली गूगल कर लो। आप एनएससी इंडिया की वेबसाइट पर भी जाके इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो। सो सब कुछ अवेलेबल है इंटरनेट पे आज की डेट में। तीसरी चीज हमने बात करी थी निफ्टी के बुक वैल्यू, प्राइस टू बुक वैल्यू की। अब प्राइस टू बुक वैल्यू हमने बता दिया, अगर 3.5 से ऊपर है, इनफैक्ट 4 से ऊपर है, तो वो एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव की कैटेगरी में है, और अभी 4 से ऊपर है। अगर वो 3-3.5 तक होता तो हम मान सकते थे कि चलो मॉडरेट है, बट नाउ इट इज एक्सट्रीमली हाई। ये अब हमें समझ आ रहा है कि मार्केट इज ओवर वैल्यूड। तो कोई बोले नहीं नहीं ये तो जेन्युइन है भैया, मार्केट ओवर वैल्यूड है। बट अगर मार्केट को क्रैश होना है तो ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, आपको सबसे पहले जाना पड़ेगा। जब हमने बात करी थी, आपको याद है हमने किसकी बात करी थी, हमने बात करी थी कि मार्केट में कौन कौन है। हमने बात करी थी कि मार्केट में रिटेलर्स हैं, हमने बात करी थी मार्केट में HNI हैं, हमने बात करी थी मार्केट में DII हैं, और हमने बात करी थी मार्केट में FI हैं। मार्केट अगर क्रैश होगी तो इन दोनों की वजह से होगी। जब DII और FI अगर पैसा निकाल लेंगे मार्केट से, तो अगर इन्होंने पैसा निकाला देन यू कैन एक्सपेक्ट अ क्रैश। अगर इन्होंने पैसा निकाला तो रिटेलर्स और HNI की बैंड बज सकती है, और ऐसा ही होता है जनरली, ऐसा होता है। बट ऐसा नहीं है कि मैं ये बोल सकता हूँ कि ये होने ही वाला है।
बिकॉज वी कैन नॉट से एनीथिंग, नो बडी कैन प्रिडिक्ट। किसी के चाचा नहीं बता सकते कि कल स्टॉक मार्केट क्रैश कर जाएगी, हो सकता है बहुत ऊपर जाए। अभी बीच में जब आरबीआई ने थोड़ा सा एक वार्निंग सी दी थी, वो इन्हीं इंडिकेटर्स के ऊपर दी थी कि भैया दिख रहा है कि पी अगर आप निफ्टी 50 की बात करो तो बहुत हाई जा रहा है, मार्केट ओवर वैल्यूड जोन में, एंड इट कुड बी अ बबल। बट देन अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था कि अगर हम टेक्निकल्स देखें, हम और भी फैक्टर्स को एनालाइज करें, तो ऐसा नहीं है कि मार्केट क्रैश होने वाली है। मैंने वीडियो बनाई हुई थी, आई बटन पे लिंक है, आप जाके देख सकते हो, और मैंने आपको बताया था कि मार्केट यहाँ से ऊपर ही जाएगी। अगर आप मेरे से पूछें कि आने वाले टाइम में वेयर आई थिंक मार्केट इज गोइंग, सो अभी बुल रन कंटिन्यू है। इट इज़ नॉट लाइक कि बुल रन इज गोइंग टू एंड वेरी सून, बट येस नोबडी कैन प्रेडिक्ट इट। मतलब मेरी प्रेडिक्शन क्या, किसी की प्रेडिक्शन सही या गलत दोनों हो सकती हैं। सो अभी बुल रन चल रहा है। अब आपको करना क्या चाहिए? अब सबसे बड़ा सवाल है, ये सबसे बड़ा सवाल है कि अगर 2008 की हम बात करें सर, 2008 में 9 महीने के अंदर, 9 मंथ्स के अंदर जब मार्केट क्रैश हुई थी तो 60% क्रैश कर गई थी, 60%। इसका मतलब ये कि किसी ने अगर 1 लाख रुपए डाला था स्टॉक मार्केट में तो वो 40,000 रुपए रह गया था, एंड इट वॉज अ बिग क्रैश। तो अगर 10% से ऊपर स्टॉक मार्केट टूट जाती है तो हम कहते हैं जी ये बियर मार्केट शुरू हो गई है, बट अभी तो 10% से ज्यादा से भाग रही है, तो फिर क्या है, बुल मार्केट चल रही है। तो अभी ट्रेंड इज योर फ्रेंड, तो अभी ट्रेंड तो ऊपर ही चल रहा है। दूसरी चीज हम बात कर रहे हैं कि अगर मार्केट टूटी तो आपका नुकसान डेफिनेटली हो सकता है। तो आप यहां पर क्या कर सकते हो, लेट मी गिव यू अ वेरी फेयर एडवाइस। आपको पता है वॉरेन बफे के गुरु कौन है? आप इसे भी नेट पे डाल सकते हो। तो बेंजामिन ग्राम है वॉरेन बफे के गुरु, ऐसा वॉरेन बफे खुद कहते हैं। तो बेंजामिन ग्राम का एक पी रेशियो का एक फॉर्मूला है, और वो पी रेशियो के हिसाब से वो बताते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। वो कहते हैं अगर 25 से ऊपर पीई चल रहा है तो आप अपनी 75% इन्वेस्टमेंट को डेट में पार्क करो और 25% इन्वेस्टमेंट को इक्विटी में पार्क करो। अगर 20 से 25 के बीच में चल रहा है तो 50% इक्विटी, इक्विटी मतलब शेयर्स आपको पता ही है, और 50% इन डेट। और अगर 20 से कम है, लेस देन 20 है, बिलो 20 है, तो आपको क्या करना चाहिए? आपको 75% इक्विटी में रखना चाहिए और 25% डेट में रखना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे कहीं पे लिखा है कि बैंक में रखना चाहिए? एनीवेज, इसका मतलब ये है कि अगर आपको अभी 25% से ऊपर लग रहा है, आपको रिस्की लग रही है मार्केट, तो यू कैन हैव 25% इन इक्विटी एंड 75% इन डेट। अब अगर मार्केट क्रैश हुई तो मुझे नहीं पता आप लोग क्या करोगे, मैं क्या करूँगा बता देता हूँ। ऑलरेडी मेरी अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट स्टॉक मार्केट में है, क्योंकि पैसा कहाँ लगाओगे आप, बट स्टिल आई एम सिटिंग विद अ गुड कैश ऑल्सो। तो मेरे पास एक अच्छा खासा अमाउंट है कैश में लगाने के लिए। तो मान लेते हैं मेरे पास अभी 100% अमाउंट है, और मान लेते हैं 1 महीने में, 2 महीने में, 6 महीने में, साल भर में जब भी मार्केट में थोड़ा बहुत भी करेक्शन सा दिखता है या क्रैश दिखता है, तो अगर 10% से ज़्यादा क्रैश हुआ तो मैं अपनी यहाँ पे 25% इन्वेस्टमेंट और डाल दूंगा। और इनफैक्ट मैंने एक टेलीग्राम ग्रुप भी बनाया, उसका लिंक मैं नीचे डाल देता हूँ। तो जो भी मैं इन्वेस्टमेंट्स कर रहा हूँ तो उस पर मैं आपको इन्फॉर्म ज़रूर करूँगा कि वेयर आई एम इन्वेस्टिंग, सो यू कैन एक्चुअली एनालाइज। मैं नहीं कहता कि मैं आपको कोई एडवाइस दे रहा हूँ, जो मैं कर रहा हूँ वो मैं आपको ज़रूर दिखा दूंगा। सो यू विल हैव एन आइडिया, ठीक है? आपको थोड़ा सा स्टॉक मार्केट का टेस्ट आना शुरू हो जाएगा। सो यू कैन जॉइन दैट टेलीग्राम ग्रुप। अगर मार्केट फर्दर और टूटती है, मान लो 10% और टूट गई, मैं 25% और लगा दूंगा। मान लो 10% और टूट गई तो मैं 25% और लगा दूंगा। अगर और टूट गई 10%, मुझे नहीं पता ऐसे टूटेगी, बट एग्जांपल लेते हैं, तो मैं 25% और लगा दूंगा। आपको लग रहा है मेरा 100% चला गया, बट ये जितने टाइम पीरियड में टूटेगी ना, उतने टाइम पीरियड में मैं और कमा लूंगा, और फिर भी मैं दोबारा से पैसा लगाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है इंडिया इज अ ग्रोइंग मार्केट। लेट मी रिपीट दिस, इंडिया इज अ ग्रोइंग मार्केट। देयर इज नो लिमिट, कोई लिमिट नहीं है कि मार्केट कितनी बढ़ सकती है। तो अगर कोई ये बोल रहा है कि 17,000 हो गया, ओहो ये तो बहुत ज़्यादा है, हो सकता है 20,000 आपको दिखे कुछ टाइम में निफ्टी 50। और जो लोग अभी इन्वेस्टर है ही नहीं, देखो मेरा इन्वेस्टमेंट हुआ है, अभी भी हुआ है, अच्छा खासा अमाउंट इन्वेस्टेड है, और मैं प्रॉफिट्स में हूँ, मेरे को मज़ा आ रहा है, ठीक है? अगर टूटता है, आई एम रेडी, आई एम प्रिपेयर्ड, आई हैव कैश ऑल्सो, सो दैट आई एम रेडी। अगर करेक्शन आया या फिर क्रैश आया, आई एम रेडी। और अगर ऐसा हुआ तो एक हमें रूल, मैंने आपको बहुत स्टार्टिंग में बताया था इनिशियल वीडियोस में,
कि देखो मार्केट्स विल ऑलवेज क्रैश, बट जैसे वॉरेन बफे कहते हैं ना, आई वांट टू सी अ लॉट ऑफ क्रैशेस इन माय लाइफ टाइम, तो हमें वो अपॉर्चुनिटी मिलती है दोबारा पैसा लगाने की, बिकॉज देयर इज अ सेकंड रूल, मार्केट्स विल ऑलवेज बाउंस बैक तो करेगी। तो अगर आपको इंडिया के ऊपर यकीन है, आपको इंडियन एंटरप्रेन्योर्स पे यकीन है, आपको इंडिया की इकोनॉमी पे यकीन है, और आपको अपने आसपास अगर आप देखते हैं पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, कंजप्शन बहुत ज़्यादा है इंडिया में, बिजनेसेस फ्लरिश करने हैं, और ऐसा है बिल्कुल कि जो इंडियन एंटरप्रेन्योर्स हैं वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, दे आर लाइक कि फ्यूचर मुझे लगता है कि बहुत ब्राइट है। सो आई एम हेयर एंड मैं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा हूँ। आप अगर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। इसके साथ साथ जैसे हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि फिनिटी आपको अभी अर्ली एक्सेस वेट लिस्ट में आने का मौका दे रही है, तो डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है, उस पर आप फिल कर सकते हैं, जिससे जो आप फिनिटी पे ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म पे अपना डीमेट अकाउंट बनवाएंगे और उसमें जो भी बेनिफिट्स आपको मिलेंगे वो आपको अभी अर्ली एक्सेस लिस्ट में ही मिल जाए। सो डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है, उसे चेक जरूर कीजिएगा। एक सवाल है मेरा आपसे, ये वीडियो काफी लेंदी थी, तो इतनी लेंदी वीडियो बनाने में एफर्ट्स भी लगते हैं, टाइम भी लगता है, और आपको वीडियोस देखना पसंद है लेंदी या नहीं है, ये मेरे को जानना बहुत ज़रूरी है। तो आप नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि लेंदी वीडियोस हम बनाएं या ना बनाएं। जो भी आपका मानना है, जो भी आपका परसेप्शन है, ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। इस वीडियो को अपना प्यार देने के लिए लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, जिससे लोगों को समझ आ जाए। आज आपको काफ़ी कुछ पता लगा स्टॉक मार्केट के बारे में, क्रैश करेगी तो क्यों करेगी, आपको रीजंस भी पता लग गए, एंड इंडिकेटर्स के बारे में जो प्रेडिक्ट करते हैं कि स्टॉक मार्केट ओवर वैल्यूड है नहीं है। वी ट्राई टू गिव यू अ लॉट ऑफ वैल्यू। सो शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन पे क्लिक कर सकते हैं अगर एक भी ऐसी पावरफुल वीडियो आप मिस नहीं करना चाहते। फेसबुक पे देखने फॉलो कीजिए। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल दैट टाइम, यू गो सेल्फ मेड।